नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे चुनाव निकट, टिकट पर संकट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार को मजबूत करेगा। पिछले 2 चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है। भाजपा के खिलाफ यूपी में तमाम गठबंधन नाकाम साबित हुए हैं। इसका कारण भाजपा की प्रखर चुनावी रणनीति और सही प्रत्याशियों का चयन कहा जा सकता है। इसी फॉर्मूले को इस बार भी अपनाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। संभावना है कि इस बार प्रदेश के 15 ऐसे सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा 75 पार कर चुके कई वयोवृद्ध सांसदों के टिकट भी काटने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ योगी मंत्रिमंडल के कुछ तेज और योग्य मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़ाकर केंद्र में लाया जा सकता है। महिलाओं को पहले की अपेक्षा ज्यादा टिकट भी भाजपा दे सकती है। जिस प्रकार जाति जनगणना से लेकर अन्य मुद्दों को उठाकर विपक्ष जाति की राजनीति करने पर उतारू है, उसकी काट ढूंढने के लिए इस बार जातिगत शतरंज की बिसात सही तरीके से बिछाने की तैयारी भी भाजपा कर चुकी है। जिन सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं उनमें हेमा मालिनी, वरुण गांधी, मेनका गांधी जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इसके बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मापदंड है जीत, जिसके आगे बाकी सारी शर्तें शिथिल की जा सकती हैं। ऐसे में विपक्ष के एकत्रीकरण का जवाब भाजपा किस रणनीति से देगी, ये जानना दिलचस्प होगा। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन है वो आपको दिखा देते हैं। लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसके टिकट का निर्णय पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति करती, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। प्रदेश का जो नेतृत्व है वो जिले से लेकर के जिला, क्षेत्र और फिर प्रदेश में वो फीडबैक लेते हैं सभी जनप्रतिनिधियों के बारे में। किसको प्रत्याशी बनाया जाना है इसको लेकर के राय मांगते हैं कार्यकर्ताओं की, और उसके आधार पर प्रदेश का नेतृत्व केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये सब सवाल काल्पनिक है, किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, ये काल्पनिक सवाल है, इसका अभी कोई उत्तर नहीं दिया जा। 15 सांसदों का टिकट काटना, इसका मतलब कि वो सांसद नाकाबिल थे और उनको जब समय आया है कि अपने क्षेत्र में जाकर जवाबदेही देनी होगी कि उन्होंने जनता से क्या वादे किए थे, कौन कौन से काम करने का संकल्प लिया था, वो काम पूरे नहीं हुए या उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस हुआ होगा कि ये सांसद हार जाएंगे, इसलिए उनका टिकट काटा जा रहा है। 15 सांसदों को टिकट काटकर इनको सत्ता में किसी न किसी प्रकार से बने रहना है। सामने वाले की जवाबदेही तय करते हैं ये, लेकिन खुद जवाबदेही देने से बचते रहे हैं और सत्ता में बने रहने के लिए सारी कवायद है ये। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आखिर वो इनके टिकट क्यों काट रही है। जिन सांसदों का टिकट काटा जा रहा है उसके पीछे वजह क्या है? असफलता, काम ना करना। तो सरकार ने भी काम नहीं किया है और जनता ऐसी सरकार को भी बदल देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी केवल चेहरे बदल के जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से हटाना चाहती है। लेकिन देश की जनता वो भारतीय जनता पार्टी के किसी छलावे में आने वाली नहीं है। चेहरे बदल देने से, किसी को मंत्रिमंडल में शामिल कर देने से जनता की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आज हर मोर्चे पे फेल है। रणनीति है बीजेपी की, लेकिन 15 सांसदों के टिकट काटना ये कहीं नुकसान तो नहीं दे जाएगा? और अगर परफॉर्मेंस के आधार पर सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं तो किन सांसदों ने वाकई काम नहीं किया? सवाल होंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जवाब उनसे लेंगे। राजेश कुमार सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ राजेश कुमार जी, आपका स्वागत सर। इसके साथ ही हमारे साथ अशोक तिवारी जी सपा से जुड़े हुए हैं। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुजीत कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत जी आपका भी स्वागत करती हूँ। सुजीत जी आप ही से शुरुआत, 15 सांसदों के टिकट काटने की खबर, ये कहा जा रहा है सर्वे के आधार पर अगर टिकट बांटे जा रहे हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर बांटे जा रहे हैं, तो क्या वाकई 15 सांसदों ने कोई काम नहीं किया? और सपा ये कह रही है कि अगर सर्वे के आधार पर या काम का आकलन किया जा रहा है कि परफॉर्मेंस क्या है, तो सरकार ने भी काम नहीं किया। इसको आप कैसे देखते हैं? और 15 सांसद मतलब आप कई बड़े नाम होंगे जिनको बिठा दिए जाएंगे, ये कहकर कि 75 प्लस के फॉर्मूले में आप फिट नहीं बैठ रहे। दूसरा ये कि आपने काम ठीक नहीं किया, लेकिन उनकी जगह पे लाया किसको जाएगा? क्या वाकई योगी कैबिनेट से मिनिस्टर्स को उठाया जाएगा? सुजीत टिकट किसी का काटा जा रहा है या टिकट किसी को नया अवसर दिया जा रहा है, ये 2 बातें होंगी।
अवसर उनको नया अवसर दिया जा रहा है और नए को नया अवसर दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो 75 साल 76 साल के हो चुके हैं उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी काट रही है, ये सही बात है, वो कटने भी चाहिए, उनको नए दायित्व के परिधि में उनको लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आज के विषय में ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुए तो उस चुनाव में एक चेहरे पर चुनाव हुआ, तो वही चेहरा यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में तो वो स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो एक केवल चेहरा है, वो है योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, 15 टिकट जो काटे जा रहे हैं योग्यता या अयोग्यता के विषय पर, इस भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्तरों से सर्वे कराती है। नंबर 1 तो अमित शाह जी का अलग सर्वे होता है, दूसरा सर्वे यहाँ पर होता है आरएसएस का, तीसरा सर्वे भारतीय जनता पार्टी खुद कराती है। तो कई स्तरों पर सर्वे होने के बाद में ये महसूस हुआ होगा कहीं से कि ये हमारे कमजोर प्रत्याशी हैं या ये मजबूत प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और क्या क्या बातें हैं ये तो बाद में बाहर उभर करके सामने आएंगी। 15 टिकट जो काटने का विषय है, मैं नहीं मानता इस चीज को कि कोई कमजोर प्रत्याशी, क्योंकि आज तो सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे यहाँ यूपी में लड़ा जाए। यहाँ तो 80 की 80 सीटों का दावा करते हैं, 80 नहीं तो 70, 65, 70, पिछले बार भी लगभग 49.6% वोट उनको मिला था। तो जितना वोट इनको मिला है उस वोट की पुनरावृत्ति पुनः इनकी होगी, ऐसा माहौल है प्रदेश में। तो ये नहीं है कि किसी का टिकट काटने से वो हार जाएगा या जीत जाएगा। ठीक है सर, लौट रही हूँ आपके पास, सपा के पास जा रही। जाहिर है कि कई सारे अशोक जी जो निर्णय है वो पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से लेती है, और बीजेपी ने हाल ही में जो राज्यों के चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्रियों का चयन किया और जातिगत समीकरणों को साधते हुए और नए लोगों को मौका देना, और यहाँ पर भी यही कुछ लग रहा है कि 15 सांसदों के टिकट कटेंगे तो कुछ ऐसों को मौका दिया जाएगा जो उनकी रणनीति के हिसाब से फिट बैठ रहे होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब उम्मीदवार का चयन होता है तो पार्टी अपने अंदर सर्वे करती है। जब आप लोग भी टिकट बांटते हैं तो सर्वे करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी आप लोग भी हल्के में तो करेंगे नहीं, तो उसको लेकर ये सवाल और इस तरह के आरोप क्यों सर? आरोप और सवाल का जहाँ तक प्रश्न है जी, भारतीय जनता पार्टी इस समय समझ रही है कि वो जनता के बीच में काफी मतलब उसका जुड़ाव कम होता जा रहा है, और उसके लिए तमाम मुद्दे हैं, तमाम तरह से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि जो महंगाई, बेरोजगारी फैली हुई है और जनता संतुष्ट नहीं है। किसी हालत में किसान और नौजवान आंदोलित हैं इस समय। और जहां तक सच्चाई इस बात की है कि जो 5 किलो अनाज की बात है, उस पर जो निर्भरता है वो भी एक कमजोरी का ही प्रश्न है। कोई विकास हो नहीं पाया है जी। जो विकास कभी माननीय जी के समय में हुआ था वही हो पाया है। पिछड़ों के आरक्षण का हक मारा गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए। दलित भी आंदोलित है, अंदर दलित भी कुछ नहीं। और घोसी का चुनाव हुआ, मैनपुरी का हुआ, उसमें सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। भाजपा भी अब नए सिरे से विचार कर रही है कि हम कमियां अपनी देखें कि उन कमियों को कैसे दूर करें, लेकिन समय नहीं रह गया। समय इतना कम है कि उन कमियों पर जो है तब दबाएंगे ही उन कमियों को कैसे दबाया जाए, कैसे फिर एक नया झूठ बोला जाए और नए झूठ के आधार पर जनता को जोड़ा जाए, यही कवायद जो है मोदी के और उत्तर प्रदेश में भी जो है चल रही है। तो जनता सारी चीजों को समझ रही है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीटीए की बात कही है, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी सारे लोग प्रताड़ित हुए हैं। क्या अगड़ा प्रताड़ित नहीं हुआ? कानपुर में जो है माँ बेटी जला दी गई, बुलडोजर जला दिया गया, तो वो तो समर्थन की। हाथरस में दलित बेटी साथ घटनाएं हुई, किसान के साथ लखीमपुर में जो कुचला गया। तो घटनाएं कमोबे सभी समाज के साथ हुई हैं और सारे समाज आंदोलित हैं एक प्रकार से। किसान सबसे ज्यादा व्यग्र है, बेरोजगार भटक रहा है, जबकि नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर। नौजवान अब सोच रहा है कि हम क्या 5 किलो अनाज पर निर्भर रहेंगे, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। तमाम जो है MOU हुए यहाँ पर, तमाम ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट धरती पे दिखाई नहीं देता कहीं पर भी, अभी तक जमीन ढूंढी जा रही है। अब किसान की बात है कि कानपुर में किस तरह से जो है करोड़ों रुपए का चेक किसान का जो है वापस लेकर के एक भाजपा नेता ने जो कौड़ियों को मोल लिया था, फाड़ के फेंक दिया किसान ने आत्महत्या के लिए। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो भाजपा को ही देना पड़ेगा।
वो चुनाव में जो है मत के आधार पर, चूंकि लोकतंत्र है, जनता जवाब देने जा रही है 24 में, और इसके लिए घबराए हुए हैं कि किसका टिकट काट दें, किसको लड़ा दें। अरे किसी को भी लड़ा दीजिए, चेहरा बदलने से आप थोड़ी साफ हो जाएंगे। आपकी जो जवाब है, आपकी जो कमियां हैं, उन पर वोट पड़ने जा रहा है। आप कुछ भी दिखा दें, मंदिर दिखा दें या कोई और मुद्दा ले आए, वो सब चीजें ठीक हैं, सभी सनातनी हैं। उत्तर प्रदेश में वो देश को सनातन धर्म का जो जुड़ा हुआ है सनातन धर्म से, बहुत आदर करता है, इज्जत करता है। राम सभी के हैं, कोई एक पार्टी के तो नहीं है। राम पर भी स्थिति स्पष्ट है, हम भी पूजा करते हैं, और चलिए और लोग भी पूजा करते हैं। सच्चाई ये है, पूजा पाठ से पेट की रोजी रोटी जो है, अब आग जल रही है पेट में, किसान के पेट में आग जल रही है, नौजवान के पेट में आग जल रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस के यहाँ चोरी की चांदी बरामद होती है। ठीक है, इससे गंदा उदाहरण क्या होगा? सवाल पूरा प्रदेश, ठीक है सर, पर्याप्त बात हो गई। आपके सवाल इतने सारे हो जाएंगे, फिर जवाब के लिए भी टाइम लेना पड़ेगा। रुक जाइए अशोक तिवारी जी। हम जो है इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 ओके तिवारी जी, ओके अभी आवाज नहीं जा रही है तिवारी जी को जी। ठीक है, रुक जाइए। बीजेपी से हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये जो आपको रणनीति बनानी पड़ रही है, या टिकट काटने पड़ रहे हैं, या ये लग रहा है, ये भी खबरें हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी सीएम तक का नाम आ रहा है कि उनको हो सकता है आप लोकसभा उतार दें मैदान में, तो इन सब की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, सपा का आरोप है कि आपने काम ही नहीं किया, जनता के मुद्दों पर आप खड़े नहीं उतरे, जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए सब करना पड़ रहा है आपको। कहिए जवाब। देखिए पारुल जी, मेरी आवाज आ रही है पारुल जी? जी कहिए सर। हाँ देखिए पारुल जी, 2014 के पहले इस देश का जो युवा था वो निराश था, और जो किसान थे वो हताश थे, जो गरीब थे उनके सामने कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित मान रही थी। 2014 के बाद से ये पूरा देश मान रहा है, और अब विपक्ष को भी मान लेना चाहिए। समय समय पे चुनाव के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, तो इनको तो अब वाकिफ हो जाना चाहिए कि आखिर देश की सत्यता क्या है। पारुल जी, इसमें कोई प्रोज नहीं, पूरे देश की जनता जानती है, आप लोग भी जानते हैं कि आजादी के बाद भारत में ऐसा जो मेहनत करने वाला प्रधानमंत्री या कोई भी राजनीतिक दल में, कोई राजनीतिक पार्टी के किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को नहीं देखा था कि देश की जनता ने जो इतना मेहनत करता। और इस कठोर मेहनत के दम पर ही आज मोदी जी जो मंचों पे बोलते हैं, या हम लोग जो बोलते हैं सीना तान के कि मोदी जी की गारंटी है या हैट्रिक लगाने वाली है 2024 में, उसका कारण है कि मोदी जी ने इस देश की राजनीति को परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद से निकाल करके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति तक लेकर के आए हैं। अब देश की जनता इस बात को जानती है कि अब वो समय नहीं रह गया है कि आप केवल घोषणाएं कर दो और विज्ञान भवन में जाकर के दीप प्रज्वलित कर दो और काम हो जाए। अब जनता देखती है कि काम कौन कर रहा है। इसीलिए जहां भी चुनाव होते हैं पारुल जी, आप देखती हैं कि जहां दूसरे की सरकार रहती है अन्य दलों की, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी नजर आता है, और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पे प्रो इनकम्बेंसी नजर आता है। और जनता ये कहती है बढ़ चढ़ करके कि हाँ, यहाँ पे चाहे 10 साल से बीजेपी की सरकार है, चाहे 20 साल से सरकार है, चाहे 15 साल से सरकार है, चाहे 2003 से सरकार है, यहाँ पे बीजेपी लगातार काम कर रही है। और काम केवल कागजों में नहीं कर रही है, काम जमीन पे दिखाई पड़ता है। जब काम जमीन पे दिखाई पड़ता है तो जनता बार-बार काम करने दीजिए ना, आगे भी उन्हें क्यों टिकट काट रहे हैं, और वो भी बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े लोग। अरे या कोई और प्लानिंग है? नहीं पारुल जी, देखिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश अब विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर चुका है 16 दिसंबर से, और ये लगातार ये यात्रा जारी है। और केंद्र सरकार की जितनी भी जनहितैषी जन योजनाएं हैं वो लगातार द्वार द्वार पहुंचेगा, हर घर पहुंचेगा। और क्योंकि अब राष्ट्र जो है कि विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में बहुत दिन तक रह गया, और मोदी जी का संकल्प है और सेवा भाव के संकल्प है कि इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। जैसे भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है, और तीसरी बनने वाले हैं। सवाल ये है ना राजेश जी, के बाद तो वो कट सकते हैं ना, टिकट कट सकते हैं ये जिनके नाम चल रहे हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, मतलब
पारुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई सांसद, विधायक, कोई मुख्यमंत्री नहीं होता। आप भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता होते हैं और सभी को गर्व महसूस होता है कि मैं कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी, एक संगठनात्मक पार्टी, लोकतांत्रिक ढांचा यहाँ पे है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सूचिता जो स्थापित हुआ है भारत की राजनीति में, या भारतीय जनता पार्टी। रोहन जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से हमारे साथ, उनको पारुल जी, उसका यही कारण है कि यहाँ पे टिकट मायने नहीं रखता है। यहाँ पे जनता जनार्दन की सेवा का संकल्प मायने रखता है कि हम संकल्प के साथ जो आगे बढ़े, इसलिए जनता बार बार, अब देखिए 2024 में तो ये कौन सा संकल्प था जो जिनके नाम चल रहे हैं, केसरी देव पटेल साहब, वरुण गांधी, दिनेश लाल यादव, मेनका गांधी, उपेंद्र रावत, इतने सारे नाम चल रहे हैं, ये कौन सा संकल्प था जो इनको नहीं दिलाया आपने? पारुल जी, हमारे यहाँ कोई नाम नहीं चलता। हमने कहा ना, हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व बैठता है और जो हमारा क्षेत्रीय केंद्रीय नेतृत्व टिकट अगर काटने का प्लान कर रहा है, इनको बाहर का रास्ता दिखाने का प्लान कर रहा है, तो ये फिट नहीं बैठ रहे ना। देखिए, हम लोग जनता के बीच एंटी इनकम्बेंसी है, जाना पड़ेगा इनको। फिर पारुल जी, मैंने वही कहा ना कि ये भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ऐसा नहीं है कि बाकी दलों की तरह। समाजवादी पार्टी में आप देखिए कि एक समय ऐसा था कि ये समाजवाद के नाम पे एक समय में केवल 45 व्यक्ति, 45 सदस्य एक ही परिवार के किसी न किसी पद पे थे, कोई ना कोई चुनाव लड़ करके। और 25 साल की उम्र आते आते समाजवादी पार्टी के जो मुखिया था, उनके परिवार का सदस्य जो चुनाव लड़ लेता था। अरे तो वो नहीं है ना सत्ता में, जनता ने उनको मौका ही नहीं दिया, फिर दोबारा आपको मौका दिया है। अब आपको मौका दिया है, आप नहीं रख रहे किसी पर्टिकुलर जाति को एक ही पद पर, लेकिन जो कर रहे हैं उसमें भी आपको टिकट काटने पड़ रहे हैं ना। रुक जाइए, आ रही हूँ। रोहन जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से, आ रही हूँ, रुक जाइए सर, समय है हमारे पास, आऊंगी पूरी बात। इसलिए तो लोकतंत्र है पारुल जी। हाँ, लोकतांत्रिक पार्टी आपकी, आप कार्ड बेस्ड पार्टी है, सारी चीजें मान ली, लेकिन उसके बाद भी टिकट काटने पड़ रहे हैं। सीधा सवाल यही, लौट रही हूँ, आप रुक जाइए। रोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन जी, ऐसा नहीं है कि टिकट काटना कोई एक ही दल काम करता हो। अगर उन्हें लगता है कि इस बार नहीं जीत रहे हैं, और हर पार्टी अपना आंतरिक सर्वे कराती है, आप लोगों ने भी स्टेट्स के इलेक्शन में कोशिश की, कई जगहों पर आप लोगों को भी प्रत्याशी बदलने के बाद भी हार का मुंह देखना पड़ा स्टेट्स की, अगर मैं बात करूं तो ये राजनीतिक प्रक्रिया है। लोगों के टिकट कटते भी हैं, नयों को मौका भी दिया जाता है, और फिर नयों को मौका देना भी पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो रास्ता दूसरी जगह देख लेते हैं या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में आ जाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है, सवाल ये है। अरुण जी नमस्कार। जी, नमस्ते सर। कई बुराई कुछ नहीं है, जैसे अभी हमारे साथी राजेश सिंह साहब बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नेता सिर्फ 1.5 लोग हैं, बाकी सब कार्यकर्ता हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 1.5 लोग नेता हैं, बाकी सारे कार्यकर्ता हैं। और रही बात टिकट काटने की, तो इनको पता है ना कि इनके सांसदों ने कोरोना के समय में क्या काम किया है या उसके बाद क्या काम किया है, सिवाय एक आदमी के लिए ही सारा माहौल बनाना, चरण वंदना करना, उसके अलावा इनके सांसदों ने कोई काम नहीं किया। सदन में इनके स्पीकर का व्यवहार पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रहा है, क्षेत्र में कोई काम करके नहीं गए हैं, और वो निपटा भी किसको रहे हैं, ये भी बात है। अगर जिनके नाम आ रहे हैं, आप अगर उम्र की ही बात है तो नरेंद्र मोदी जी की उम्र भी लगभग उनके बराबर है, उनसे ज्यादा ही है, तो सबसे पहले तो उनका वो टिकट काट देना चाहिए बनारस से। लेकिन वो कहा ना कि वो सब कार्यकर्ता है, नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो फिर वही बात आती है कि जब ये मेनका गांधी जी का काटेंगे, गंगवार जी का काटेंगे, ऐसा हर कोई आदमी जो नरेंद्र मोदी जी के कद में या उनके अनुभव उनसे ज्यादा होगा वो आदमी रहेगा नहीं। तो इसी तरह साहब एक एक करके सारे लोग निपटा दिए जाएंगे, वही प्रक्रिया है राजनीतिक तौर पर निपटाने की। उसमें भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ बदल गए सर, जीतू पटवारी जी आ गए मध्य प्रदेश में, और ऐसे ही चेंजेस जो हुए हैं कार्यकारिणी में हो गए हैं सर। निपटा दिया आपने कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में, नई पीढ़ी आई, वो ट्रांजिशन हुआ है। आपकी आई तो नई पीढ़ी आई, वहाँ अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो निपटा दिया क्या सर? मतलब वैसे ऐसे डिप्लोमेटिक जवाब देंगे? ऐसे लोग जो नेतृत्व को लगता है, नेतृत्व और सुरक्षा की भावना से ग्रसित होता है, तब इस तरह की प्रक्रिया हो रही है जो अभी उत्तर प्रदेश जिसका हम और आप चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का मामला अलग है, चुनाव पश्चात कार्यकारिणी भंग हो जाती है, नए पीसीसी अध्यक्ष, नई कमेटी का गठन होता है, ये सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये सब जगह पालन होता है, उसमें कुछ नया नहीं हुआ। ठीक है,
नया कुछ भी नहीं है, ये चीजें सभी दलों में होती हैं। सुजीत जी वापस आपके पास ही आ रहे हैं। ये अगर सवाल ये है मेरा कि अब अगर नए चेहरों को ही लाते हैं, एक तो उम्र का क्राइटेरिया कहकर आपने कई लोगों को किनारे लगाने की बात कह दी, दूसरा ये कि अगर आप नए लोगों को लाते हैं तो उतने बड़े नाम हैं कि इन जगह पर फिट बैठ जाएंगे सर? अगर चलिए अगर हम देखें तो सत्यदेव पचौरी जी को अगर हटाते हैं, हेमा मालिनी जी, संतोष गंगवार, रीता बहुगुणा जोशी, इस कद के नेता इनकी सीटों पर सेकंड लीडरशिप बीजेपी ने तैयार किए है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई सेकंड लीडरशिप है ही नहीं। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कोई कि 1.5 नेता हैं, तो 1.5 नेता है, तो ये सही बात है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई नेता इस देश में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये सत्य है। सेकेंड लाइन न तो नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व के पास में है और न निचले स्तर पर। क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान ये जीत चुके हैं, तो उसी तरीके पर इनका अपना मानना है कि ये उत्तर प्रदेश को भी जिसको चाहेंगे उसको खड़ा करके जिता देंगे। अगर जहां तक टिकट काटने का विषय है, टिकट काटने में ये खुद स्वयं ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से उनकी अपनी स्थिति खराब रही है, तब तो इनको टिकट काट रहे हैं इनके। दूसरी चीज है, उत्तर प्रदेश में ये क्यों टिकट काट रहे हैं, जनता इनसे क्यों विमुख हो गई? जनता इनसे इस नाते से विमुख हो गई कि यहाँ पर ये अधिकारी, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का राज है। उत्तर प्रदेश में राजनीति का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी चाहते हो करते हैं। नेताओं की स्थिति है कि एक कार्यकर्ता को नहीं छुड़वा सकते। एक कार्यकर्ता के खिलाफ अभी एक मामला आया जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का मर्डर हुआ, उसमें पुलिस जो चाह रही है वो कर रही है, नहीं कर पा रहे हैं कुछ। तो अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से राजनीति को ये अधिकारी प्रधान उत्तर प्रदेश है, और अधिकारी प्रधान उत्तर प्रदेश होने के कारण भारतीय जनता पार्टी आज स्वयं ये स्वीकार कर रही है कि उनके 15 से सांसद अयोग्य हो गए। जब नेतृत्व एक है, सब कुछ एक है, आपने उनको खुली छूट नहीं दी। मैं अभी नाम देख रहा था, इसमें एक नाम कौशल किशोर का है या एक नाम मेनका गांधी का है। ये समाज के वो लोग हैं जो बहुत बड़े जनसेवक लोग हैं, और कौशल किशोर का टिकट काटने का विषय, मेनका गांधी का टिकट काटने का विषय कुछ समझ में नहीं आया कैसे कट रहा है टिकट, कहां से कट रहा है टिकट। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी स्वयं स्वीकार कर रही है कि वो बैकफुट पर है, और इतना पहले ये घोषणा करना कि ये टिकट कट रहा है, मुझे नहीं पता किस स्तर से। इंपॉर्टेंट सवाल बीजेपी से ही मैं इसका जवाब लूंगी। राजेश जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, संक्षेप में। नहीं, देखिए पारुल जी, आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, आज 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं। सर, आपकी पार्टी के विकास के काम क्या है, उनकी फहरिस्त पर बात नहीं हो रही, आप बार बार वहीं आ जा रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। 60 करोड़ लोगों को बेसिक सुविधाएं देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो ये देश की जनता के लिए काम हो रहा है। अगर आप केंद्र की योजनाओं को देखेंगे तो मलिहाबाद में विकास नहीं किया फिर आप लोगों ने। आपने प्रतापगढ़, मछली शहर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, पीलीभीत, फूलपुर यहाँ पर विकास नहीं किया फिर। पारुल जी, हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। तो सर्वांगीण विकास में मेनका गांधी जी नहीं जोड़ पाए, हाथ से हाथ नहीं मिला पाए। जब आप नहीं, मैं वही कर रहा हूँ ना पारुल जी, राजनीति को समझने की कोशिश करिए। देश की राजनीति बदल चुकी है। देश की जनता सीधा नहीं समझा रहे ना, आप गोल गोल करके समझा रहे हैं। नहीं, जब आप लोकसभा की बात करती हैं, जब 2024 की बात करती हैं, लोकसभा की बात करती है, तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्तिगत क्षेत्र की बात आप नहीं करती हैं, पूरे देश की बात करती हैं। और आप देखिए प्रधानमंत्री की सोच देखिए। बात मैं कर रही हूँ आपके 15 सांसदों की, आप मुझे देश घुमा रहे हो, लौट रहे हो। ठीक है, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, उनको भी बोलने। आप आ ही नहीं रहे हो, सवाल पे बात ही नहीं करना चाह रहे हो आप राजेश जी, आप सवाल पे बात ही नहीं करना चाह रहे, आप विकास पर ले जा रहे हो, आप अपनी लिस्ट बता रहे हो हमने क्या क्या काम किए। मैं पूछ रही हूँ आपसे, इन 15 सांसदों का कोई योगदान ही नहीं था, इसलिए कट रहे हैं इनके नाम। आपके पास जवाब ही नहीं है उस चीज का। ठीक है, कह लीजिए। नहीं, अब समय कम है सर। अशोक तिवारी जी कह लीजिए 30 सेकंड में। मैंने कहा कि नाम कहाँ कट गया, इसके लिए बाकायदे बैठक होती है। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है। इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि मैं कैमरे पर आकर आपसे ठीक है, काम करेंगे तो जय जयकार होगी, नहीं काम करेंगे तो बाहर जाएंगे। ठीक है, समझ गए। रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए राजेश जी, सब्र। अशोक जी बोलना शुरू कीजिए, समय खत्म हो जाएगा, मुझे इजाजत दीजिए। बोलना शुरू कीजिए अशोक जी।
बोलिए अशोक जी, बोलिए। हाँ जी 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 पारुल जी, देखिए अभी भाई जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाजपा बैकफुट पर, ठीक है। अब मैं राजेश जी की बात का जवाब देता हूं। राजेश जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी रात दिन बड़ी अथक परिश्रम कर रहे हैं, अच्छी बात है कि क्या कर रहे हैं परिश्रम, उनकी गारंटी की बात कही। अब मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूं कि रात दिन वो जो है अपने पूंजीपति मित्रों का लोन कैसे माफ हो। अरे भाई 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले, 60 करोड़ लोगों की बेसिक सुविधाएं मिली, नल से जल देख लीजिए, आप बिजली देख लीजिए, आप गैस देख लीजिए। अरे भाई मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि 4 करोड़ लोगों को आवास मिला। ठीक है, रोहन जी भी वेट कर रहे हैं, तू मैं वाली बहस नहीं। राजेश जी आप बोल चुके, बहुत बोल चुके आप। अरे रोहन जी ठीक है कि जो है सड़कों पर जो है अराजकता हो और जो है अपराध। रुक जाइए ठीक है। मोदी जी की गारंटी 30 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं आप? पिछड़ों का हक प्रधानमंत्री जी ने भी कहा राजनीति में कॉम्पिटिटिव बनना है। सुजीत जी, लेकिन एक बात की बधाई मैं आपको दे देती हूँ, आज सपा और कांग्रेस पत्रकारों को नहीं कोस रहे, आपको नहीं कोस रहे कम से कम, क्योंकि वरना हर रोज की डिबेट में तो ये सुनने को मिल जाता था कि बीजेपी के पत्रकार हैं। समझ रहे हैं आप सुजीत जी? कल तक यही बातें होती थी और आज डिबेट में वो टॉपिक उठाया है जो बीजेपी की नब्ज है, इसलिए आज सुजीत जी की बातों से सपा भी सहमत है, कांग्रेस भी सहमत है। पारुल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ये योजना क्या देश के संसाधनों को मुफ्त बांटना ही आपका विकास की परिकल्पना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय दिया। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। खबर है कि 15 सांसदों के सिटिंग सांसद उनकी टिकट कटने जा रहे हैं, जिनमें हेमा मालिनी, मेनका गांधी, वरुण गांधी जैसे नाम भी हैं, बड़े बड़े नाम। उनमें कौशल किशोर का भी नाम शामिल है, जिनको लेकर चौंकाने जैसी स्थिति बन रही है। ये कहा जा रहा है कि वो तो काम करते हैं, उनको लेकर लोगों में अच्छी उनको लेकर अच्छी खबरें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत अगर उन्हें लगता है कि ये जिताऊ सांसद होगा तो टिकट देगी, नहीं होगा तो हटा देगी। इनमें जातिगत समीकरण भी होंगे, क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जाएंगे और 75+ के फॉर्मूले में भी अगर कोई फंसता है तो वो भी बाहर का रास्ता देखेगा। ऐसी खबरें हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति किस तरह से बनाती है, कौन से वो नाम होंगे जो बाहर जाएंगे। वाकई जो नाम हमने आपको दिखाया उन्हीं पर ही मोहर लगती है या कुछ नए भी इसमें एड ऑन होंगे या 15 से 20 होंगे, देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।